देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देश के बुलेटिन में आपका सीधे वॉर रूम से स्वागत है। TV9 भारतवर्ष के वॉर रूम में आपको अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों को लेकर हो रही बैठक की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि राजस्थान की सियासत में सीडी कांड के बाद अब इनकम टैक्स की एंट्री के बाद कैसा माहौल है। आज आपको बाबा बर्फानी की गुफा में लेकर चलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आर्मी चीफ और CDS बिपिन रावत के साथ अमरनाथ की गुफा में भोलेनाथ की शिव साधना की। इसके साथ ही हम आज चीन और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ पर सनसनीखेज खुलासा करेंगे। भारत के हाथों मात खाने वाले पाकिस्तान कैसे अब चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है, यह भी आपको दिखाएंगे देश का बुलेटिन में। तो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बड़ी खुशखबरी आ सकती है। अयोध्या के सर्किट हाउस में इस वक्त संतों की मीटिंग चल रही है, जिसमें तय हो जाएगा कि आखिर राम मंदिर निर्माण कब शुरू होगा। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर यह बड़ी खबर देखिए। देश के करोड़ों लोगों को इंतजार है कि आखिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कब शुरू होगा, इसका भूमि पूजन कब किया जाएगा, आखिर वो शुभ घड़ी कब आएगी जब करोड़ों भक्तों को राम मंदिर से जुड़ी गुड न्यूज मिलेगी। लेकिन अब लगता है कि वो वक्त आ गया है। अयोध्या के इसी सर्किट हाउस में इस वक्त संतों की बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। अयोध्या के सर्किट हाउस में ट्रस्ट के 12 सदस्य शामिल हैं, जबकि 3 सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा ले रहे हैं, जिनके लिए सामने बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। ट्रस्ट के पदाधिकारी बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाने की बात कर रहे हैं। इस बीच ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने बैठक के पहले ही मंदिर का निर्माण शुरू करने के लिए PM नरेंद्र मोदी को जल्द अयोध्या आने का निमंत्रण पत्र भेज दिया। इसने मामले को और गर्म कर दिया है। अब PM मोदी के कार्यक्रम की तिथि तय करने का एक विषय इस बैठक का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, यानी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए PM मोदी भी आ सकते हैं। मंदिर निर्माण के लिए जो प्रस्तावित मॉडल है उसको और भव्यता कैसे दी जा सकती है। साथ ही PM नरेंद्र मोदी को एक बार फिर चिट्ठी लिख करके आमंत्रित किया जाएगा अयोध्या में भूमि पूजन के लिए। इस हिसाब से तो बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री जी महोदय स्वयं यहाँ पर आकर के अपने हाथों से इस कार्य का आरंभ करें, उन्हें निमंत्रित किया है और उन्हें 2 दिनांक मुहूर्त देख करके दी है। उनमें से कौन सा चयन उन्होंने किया है इसका पता हमें लगेगा। उनके आने के लिए तैयारी क्या क्या करनी है इसका विचार होगा। माना जा रहा है कि 3 अगस्त यानी सावन की पूर्णिमा की तारीख पर राम मंदिर के भूमि पूजन पर मुहर लग सकती है, जबकि 5 अगस्त को भी भूमि पूजन की तारीख तय की जा सकती है। उधर राजस्थान में सियासी संकट के बीच एक बार फिर इनकम टैक्स विभाग ने गहलोत के कई करीबियों को नोटिस भेजा है। तो वहीं सियासी जंग में संबित पात्रा भी कूद पड़े हैं। उन्होंने राजस्थान सरकार से एक के बाद एक कई सवाल किए। राजस्थान में सियासी संग्राम, एक तरफ SOG, ACB, दूसरी तरफ इनकम टैक्स नोटिस से निपटेगा बवाल। यह सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई हर बीतते दिन के साथ और संगीन होती जा रही है। एक और सीडी कांड के बाद राजस्थान की SOG कांग्रेस के बाकी विधायकों को खोज रही है, तो दूसरी ओर इनकम टैक्स विभाग भी अब पिक्चर में आ गया है और गहलोत के कई करीबियों को नोटिस भेजा गया है। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक कारोबारी रतनकांत शर्मा, सुनील कोठारी, राजीव अरोड़ा और पूछताछ के लिए आयकर विभाग की ओर से नोटिस गया है। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक कारोबारी रतनकांत शर्मा, सुनील कोठारी और राजीव अरोड़ा को पूछताछ के लिए आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी ने राजस्थान सरकार से कुछ सवाल किए हैं। क्या नेताओं की फोन टैपिंग की गई? क्या आधिकारिक रूप से फोन टैपिंग का आदेश आया? क्या फोन टैपिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया गया? क्या राजस्थान सरकार ने गैर संवैधानिक हथकंडा अपनाया? क्या राजस्थान में किसी भी हर आदमी का फोन टैप हो रहा है? क्या आज राजस्थान में अप्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी नहीं पैदा हो गई? पात्रा ने इस मामले में CBI जांच की भी मांग की। भाजपा इस पूरे प्रकरण का CBI द्वारा जांच की मांग करती है। क्या SOP फॉलो हुआ? फोन टेपिंग इत्यादि किया गया? क्या संविधान को ताक पे रखा गया? क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है? वहीं रिजॉर्ट में ठहराए गए कांग्रेस विधायकों का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मुगल आजम फिल्म देखते दिखाई दे रहे हैं। वहीं संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जयपुर का फेयरमाउंट होटल कंटेनमेंट जोन में है, वहां कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा, गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सामूहिक भोजन और पूल साइड पार्टीज देखी जा रही हैं।
उधर आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचे। अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट पहले से है। ऐसे में रक्षा मंत्री की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ओरोत्रदर्शयत् वैश्यः पद्भ्यां पुंशूद्रो अया। बाबा बर्फानी के दर पर हाथ जोड़कर खड़े थे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ओम धूपदीपाय। पुजारियों ने तिलक लगाकर उनका आचमन किया और फिर शुरू हुआ मंत्रोच्चारण। एवं ददो सुप्त सदथैवेति दोरंगमं ज्योतिकांग। इस दौरान अमरनाथ गुफा मंत्रों से गूंज उठी। संकल्पमस्तु। जल छोड़ते नीचे। राजनाथ सिंह ने देवों के देव महादेव की विधि विधान से पूजा की। इसके बाद उन्होंने बाबा के सामने सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद दिया। शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। पुजारियों ने रक्षा मंत्री को बाबा के प्रसाद के रूप में लाल चुनरी पहनाई। दर्शन के बाद रक्षा मंत्री ने अमरनाथ गुफा के इलाके के सुरक्षा इंतजाम देखे। राजनाथ के साथ सीडीएस बिपिन रावत और सेनाध्यक्ष नरवणे भी मौजूद रहे। आपको बता दें, भारतीय सेना को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिनसे पता चलता है कि 21 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की योजना बनाई जा रही है। ऐसे में आतंकियों को संदेश देने के लिए रक्षा मंत्री की यात्रा अहम मानी जा रही है। इससे पहले राजनाथ सिंह शुक्रवार को लद्दाख पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने एलएसी पर तैनात सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया था और राइफल हाथ में लेकर उसके बारे में जानकारी भी ली थी। और बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद राजनाथ सिंह एलओसी पर फॉरवर्ड लोकेशन पर भी गए। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और उनके साथ काफी वक्त बिताया। देखिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचे। ये बॉर्डर पर भारत की फॉरवर्ड लोकेशन पोस्ट है। यहां से पाकिस्तान कुछ दूरी पर है। राजनाथ सिंह ने यहां पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया। यह वही जगह है जहां से पाकिस्तान आए दिन नापाक साजिशों का खेल खेलता रहता है। रक्षा मंत्री ने एलओसी का दौरा तब किया जब लगातार आतंकियों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं और अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आतंकियों को संदेश देने के लिए ही राजनाथ ने सुबह अमरनाथ गुफा का दौरा किया। उसके बाद सुरक्षा इंतजामों को देखा। 21 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 100 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं और एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है और इसीलिए सेना की तरफ से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। ये तस्वीरें अमरनाथ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले भगवती नगर बेस कैंप से आई हैं। यहाँ जवान लगातार मुस्तैदी से लगे हुए हैं। स्निफर डॉग्स की मदद से संदिग्ध चीजों की तलाश की जा रही है। चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। टीम में सर्चिंग इक्विपमेंट्स जो कि लेटेस्ट इक्विपमेंट आए हैं, जो कि स्निफर डॉग है बेल्जियम का ब्रीड का, जिससे कि चप्पे चप्पे की खोज हो सके। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट और एक्शन से आतंकियों में भगदड़ भी है और बौखलाहट भी। आतंकी शिव भक्तों का बाल भी बांकर नहीं कर पाएंगे। 21 जुलाई से शुरू हो रही इस बार यात्रा 3 अगस्त तक चलेगी। खबर है कि इस वक्त दक्षिण कश्मीर में करीब 100 आतंकी सक्रिय हैं। 30 पाकिस्तानी आतंकी हमले की फिराक में हैं। तो वहीं दक्षिण कश्मीर में सेना ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया हुआ है। तो ड्रैगन ने चालबाजियों की हदें पार कर दी हैं। भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए चीन पाकिस्तान का मददगार बन गया है। चीन न सिर्फ पाक सेना को ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि पीओके में ट्रेनिंग कैंप तक खोल दिए हैं। चीन पाकिस्तान का नापाक गठजोड़, चीन पाकिस्तान के साजिश का खुलासा, पाक सेना और आईएसआई का मददगार बना चीन, आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। पाक एयरफोर्स को भी चीन की ट्रेनिंग। भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद अब जिनपिंग का चीन भारत के खिलाफ साजिश के नए मोर्चे खोलने की तैयारी में जुट गया है। सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ है कि चीन ने अब पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के साथ हाथ मिला लिया है और गिलगित बाल्टिस्तान में आईएसआई के साथ मिलकर आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। सीमा पार लॉन्च पैड पर चल रहे ट्रेनिंग कैंप में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को चीनी सेना के कर्नल और जनरल ट्रेनिंग दे रहे हैं। लश्कर जैश के आतंकियों को ट्रेन कर रहा है चीन। आतंकियों को माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे रहा है चीन। आतंकियों को हवाई हमलों की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। आईएसआई ने चीन के मदद से बनाए हैं ट्रेनिंग कैंप।
पीओके में स्कार्दो के पास ये ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। करगिल से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर ये ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं। ये आतंकी कैंप पीओके में चल रहे हैं और वहां से भारतीय इलाके में आतंकियों को भेजने की साजिश की जा रही है। इसके पीछे चीन का मकसद करगिल, द्रास और पटालिक सेक्टर में फिर से एक्टिव करना है। इसके लिए चीन न सिर्फ आर्थिक सहयोग कर रहा है, बल्कि इसके लिए पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों को पीएलए की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साफ है, पाकिस्तान के अफसरों को चीन से जंग की ट्रेनिंग मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान को यकीन हो गया है कि वो अपने दम पर भारतीय जाबाजों से नहीं भिड़ सकता। लिहाजा दो हारी हुई मानसिकताओं ने भारत के खिलाफ एक साथ अभियान चला दिया है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि चीनी सेना न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी ट्रेनिंग दे रही है। उधर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस ने आज यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा से पूछताछ की। आदित्य चोपड़ा से यह पूछताछ करीब 4 घंटे तक चली। यह फिल्म सुशांत सिंह राजपूत ने यशराज फिल्म्स के साथ की थी। बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस, यानी कामयाबी, शोहरत और पैसे की पूरी गारंटी। लेकिन सुशांत की मौत के बाद हर कोई संदेह के घेरे में है और इसीलिए आज मुंबई पुलिस ने यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा से पूछताछ की। सुशांत के निधन के बाद से मुंबई पुलिस की जांच जारी है। पुलिस अब तक 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें सुशांत के परिवार के सदस्य रिया चक्रवर्ती, संजय लीला भंसाली, मुकेश छाबड़ा, यशराज फिल्म्स के कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा शामिल हैं। और अब पुलिस ने आदित्य चोपड़ा का बयान दर्ज किया है। आदित्य चोपड़ा बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक यशराज फिल्म्स के मालिक हैं। उनका बयान बांद्रा पुलिस ने वर्सोवा पुलिस थाने में दर्ज किया। सुशांत ने यशराज के साथ शुद्ध देसी रोमांस और ब्योमकेश बख्शी में काम किया था। यशराज के साथ सुशांत का 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था। शेखर कपूर अपनी फिल्म पानी में सुशांत को लेना चाहते थे। इसे आदित्य ही प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन फिल्म बन नहीं पाई। फिल्म के लिए सुशांत ने तैयारियां भी शुरू कर दी थी। फिल्म नहीं बन पाने की वजह से सुशांत काफी परेशान हो गए थे। सुशांत के निधन के बाद शेखर कपूर ने ईमेल के जरिए अपना बयान पुलिस को भेजा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस फिल्म के लिए सुशांत काफी एक्साइटेड थे और कई फिल्में भी छोड़ दी थी। वैसे सबसे पहले शेखर कपूर ने खुलासा किया था कि सुशांत अपनी जिंदगी में बेहद परेशान थे और उनके कंधे पर सिर रखकर रोया करते थे। आपको बता दें, मुंबई पुलिस सुशांत की मौत की असली वजह जानने में लगी हुई है। पिछले 1 महीने से लाखों लोग सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फिलहाल इसे खारिज कर दिया है। उधर पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कोलकाता में महानगरों से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन है, लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट्स चल रही हैं और बाजारों में घूम रहे कोरोना कैरियर्स पर भी कोई लगाम नहीं है। लिहाजा खतरा और बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। इसके रोकथाम के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जो कुछ कर रही है उससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। ममता दीदी की सरकार ने सभी महानगरों से आने वाले फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है, लेकिन दूसरे शहरों से आने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट्स जारी हैं। मतलब अगर आपको दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से कोलकाता आना हो तो आपको पहले गुवाहाटी आना होगा या फिर किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाना होगा, फिर कोलकाता पहुंचना होगा। सरकार का कहना है कि इससे कोरोना के केसेस रुकेंगे, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इससे परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि जिन्हें कोलकाता पहुंचना है वो दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट से आ रहे हैं। किसी भी एयरपोर्ट से अगर आपको संक्रमण रोकना है तो उस एयरपोर्ट को ही पूरा बंद करना पड़ेगा। आप एयरपोर्ट को नहीं बंद करें और आप कहें कि इस एयरपोर्ट से कुछ एयरपोर्ट्स की सेवाएं बंद कर दी जाएंगी तो उससे संक्रमण रुकने वाला नहीं है। फ्लाइट्स तो बंद हैं, लेकिन कोलकाता के बाजार अभी भी खुले हैं। बाजारों में लाखों की भीड़ होती है और वहां संक्रमण का खतरा ज्यादा है। अब एक नजर आंकड़ों पर भी डाल लीजिए। आंकड़े बताते हैं कि महानगरों से हवाई सेवा रोक देने के बावजूद केस बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई को 1000 कोरोना केस आ रहे थे और 18 जुलाई को इनकी संख्या बढ़कर करीब 1800 हो गई। कोलकाता में 18 जुलाई तक हवाई सेवाएं रोक दी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। एक पैरामीटर से कुछ नहीं होता है, दूसरा जो चीज़ है उसको भी साथ साथ में आप ठीक नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि फ्लाइट से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है बंद होने से। दैट मे बी पार्टली, बट वो उसका बंद करने कोरोना ठीक हो जाएगा, ये बात ठीक नहीं है। लोगों की एक समस्या ये भी है कि उन्हें कोलकाता एयरपोर्ट पर संक्रमण का खतरा बना रहता है। उन्हें फ्लाइट्स के इंतजार में बाहर ही बैठना पड़ता है। और बिहार में बाढ़ कितनी खौफनाक हो गई है, इसे समझने के लिए आपको एक वीडियो दिखाना बहुत जरूरी है। एक शख्स
5 दिनों से एक झोपड़ी की छत पर फंसा हुआ था। आखिर उसे कैसे बचाया गया, अब इस रिपोर्ट में देखिए। कहिया से घेराइल बड़ा हो? 5 दिन से। तुम्हारे तो पानी इतना आवत तो तारा बुद्धि अथी ना रहा चले के क्यों ना रहा? का कौन सुविधा है बताओ? घेराइल बड़ा अकेले और लोग चल गइल बा? चारों तरफ ये देखिए, चारों तरफ पानी है। ये अकेले लड़का ये झोपड़ी पे खड़ा है, कह रहा है कि 4-5 दिन से हम घेराए हैं, कोई नहीं है, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। अगर इस शख्स की जगह कोई और इंसान होता तो शायद हलक सूख गया होता, सांसें अटक गई होती, चेहरे से परेशानी झलकती और शायद रो रहा होता। लेकिन ये तो हंस रहा है, इसके चेहरे पर मुस्कान है। यही जिंदा दिली की मिसाल है। अब इसकी कहानी भी सुन लीजिए। ये शख्स इस झोपड़ी पर पिछले 5 दिनों से फंसा हुआ था। अंदाजा लगाइए, सुबह, दिन, रात, ये 5 दिनों तक अकेले ही इस झोपड़ी पर फंसा रहा। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी, जमीन का नामो निशान तक नहीं। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज से आई हैं। गोपालगंज में हर तरफ तबाही का मंजर है। सैकड़ों झोपड़ियां और पक्के मकान नदी के गर्भ में समा गए हैं। गंडक नदी में अचानक आए सैलाब ने देखते ही देखते एक साथ कई घरों को डुबा दिया है। ऐसे में जब गांव के पंचायत के मुखिया नाव से जा रहे थे, तब उनकी नजर इस लड़के पर पड़ी। वो झोपड़ी की छत पर 5 दिनों से शरण लिए हुआ था। जब वो इसके पास आए, तभी लड़का हंस रहा था, कह रहा था कि वो पानी में फंस गया है। जी हमको भी बचा लीजिए, हमको भी लेते चलिए, हम फंसे हुए हैं। और चारों तरफ उसके केवल पानी पानी था। उसके झोपड़ी के ऊपर 3-4 रोज से बिना खाए हुए था। तो इस स्थिति में उसको किसी तरह से हम लोग बचा के लाए, चिल्ला रहा था। इस वीडियो को देखने से साफ है, अगर वक्त रहते इस लड़के को मदद नहीं मिलती तो शायद एक गंडक नदी की तेज धारा में बह जाता। उधर लखनऊ में सीएम ऑफिस के बाहर न्याय न मिलने पर 2 महिलाओं ने आत्मदाह की कोशिश की। एक की हालत गंभीर है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें हैं लखनऊ की, जहां अमेठी की रहने वाली 2 महिलाओं ने सीएम कार्यालय के गेट नंबर 3 के बाहर आत्मदाह करने का प्रयास किया। इसमें एक महिला बुरी तरह झुलस गई, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों महिलाओं ने सिस्टम से तंग आकर आत्मदाह का प्रयास किया है। महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि भूमि विवाद के मामले में सूचना देने के बावजूद पुलिस ने कुछ नहीं किया। दरअसल इन दोनों महिलाओं का जमीनी विवाद कुछ दबंगों से चल रहा था और वो लगातार मां बेटी को परेशान कर रहे थे। इसके बारे में थाने में एफआईआर लिखाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 9 मई की शाम करीब 6 बजे आरोपियों ने इन दोनों के साथ मारपीट की। जब बेटी अपनी मां को बचाने गई तो उसके साथ भी आरोपियों ने छेड़छाड़ की, कपड़े फाड़े और मारा पीटा। जब इन लोगों ने एफआईआर करा दी तो फिर ये गुंडे उसके घर पहुंच गए और पीड़िता के बेटी को घर से उठा लिया, छेड़छाड़ की और जलाने का प्रयास किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर विरोध में शुक्रवार को मां बेटी ने खुद पर केरोसिन छिड़का और आग लगा ली। इतना हंगामा होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और वहां के दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। और उनकी माता साफिया बानो द्वारा जो आत्मदाह का अटेम्प्ट किया गया लखनऊ में, उसी संबंध में ये अवगत कराना है कि 9 मई को गुड़िया पक्ष द्वारा और अर्जुन पक्ष द्वारा दोनों के बीच में एक नाली का विवाद था और 9 मई को दोनों के बीच में मारपीट हुई। जो थाना प्रभारी हैं, थाना प्रभारी जामू और हल्का प्रभारी और वहाँ के 2 बीटा रक्षी, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। दबंगों का इतना खौफ था कि पीड़ित महिलाएं घर छोड़कर बाहर रहने को मजबूर थी। पीड़िता की बेटी ने ये भी आरोप लगाए हैं कि आरोपियों ने राजनीतिक रसूख के चलते पीड़िता पर भी झूठी एफआईआर लिखवा दी है और जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने अपने परिवार को सुरक्षा देने की मांग की थी, लेकिन जब किसी ने कुछ नहीं किया तो हार कर मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास करना पड़ा। और अब आपके लिए एक ऐसी खबर जिसको देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर करें क्या, क्योंकि कोरोना काल में सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग सलाह भी दे रहे हैं जानकार, और आपको करना भी चाहिए। लेकिन सैनिटाइजर के इस्तेमाल की वजह से मोबाइल फोन खराब होने की समस्या 40% तक बढ़ गई है। देखिए, मोबाइल फोन आपके सबसे करीब रहता है और कोरोना काल में घर में कोरोना की एंट्री का ये सबसे आसान तरीका बन सकता है। इसलिए लोगों को बार बार अपने मोबाइल को सैनिटाइज करने की सलाह दी जा रही है। सोशल मीडिया पर मोबाइल को सैनिटाइज करने के ढेरों तरीके भी बताए गए हैं, लेकिन आखिर मोबाइल को सैनिटाइज करने का सही तरीका क्या है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि मोबाइल सैनिटाइज करने के गलत तरीके की वजह से अब मोबाइल फोन तेजी से खराब हो रहे हैं। कम से कम 40% की बढ़ोतरी हुई है इस टाइप के केस में जो सैनिटाइजर की वजह से आते हैं।
जैसा कि आपने सुना, मेरठ के मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर्स में पिछले कुछ महीनों में सैनिटाइजर की वजह से फोन खराब होने की शिकायतें 40% बढ़ गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि लोग फोन को सैनिटाइज करने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सैनिटाइजर का लिक्विड आसानी से फोन के स्क्रीन, हैंडसेट जैक और स्पीकर में चला जाता है और मॉइस्चर जाने की वजह से फोन तेजी से खराब हो रहे हैं। जो बीच की डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंतराल में सैनिटाइजर करना चाहिए। जो स्प्रे मारा जाता है वो स्पीकर और माइक, चार्जिंग जैक इन पे नहीं आना चाहिए, पीछे लेंस पे नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से वो अंदर घुस जाता है। यानी फोन को सैनिटाइज करना है तो कॉटन पर सैनिटाइजर लेकर ही फोन को साफ करना चाहिए। फोन पर स्प्रे का इस्तेमाल कतई न करें। जिन लोगों ने फोन को स्प्रे से सैनिटाइज करने की गलती की, अब उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। मैंने सैनिटाइज करा था अपना मोबाइल को, और सैनिटाइज करने के बाद पता नहीं चला गया, वो मोबाइल ही बंद हो गया। जितनी बार अपने हाथ को सैनिटाइज करा, तकरीबन मान सकते हो 6-7 बार। यही लग रहा है कि सैनिटाइज की वजह से ही खराब, उसी वजह से ही बंद हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि जब फोन एक बार रिपेयरिंग के लिए खुल जाता है तो फोन के अंदर की सील खुलने की वजह से फोन में बार बार खराबी आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।